21 सालों से मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूं, इस सिस्टम को जी रहा हूं और इस सिस्टम को सीखने के बदले में मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, तनख्वाह नहीं मिलती। और स्कॉलरशिप के रूप में अब तक मेरे परिवार में इस सिस्टम से लगभग 12 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। एक महीने की हाईएस्ट इनकम मेरे परिवार में आई है, वो आई है 12,06,000 रुपया। औसतन इनकम जो मेरे परिवार में आती है आज के तारीख में वो लगभग 10 से 1 लाख रुपए महीने की आती है, यानी साल की लगभग 1 करोड़ रुपया से ज्यादा इनकम मेरे घर में आती है साहब। अब अगर मेरी कामयाबी का राज कोई सिंगल लाइन में समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का राज है, मैं सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता हूं, कोशिश करता हूं बढ़िया संस्कारों के साथ करूं, इसकी मैं कोशिश करता हूं। यह मेरी कामयाबी का राज है। मेरा ऐसा मानना है, किस्मत भाग्य तकदीर कुछ नहीं होता है, होता ही नहीं। किस्मत भाग्य तकदीर कुछ नहीं होता है। यह शब्द समाज के कमजोर, निकम्मे और असफल लोगों के बनाए हुए शब्द है। जब एक आदमी फेल हो जाता है अपनी गलतियों की वजह से, ध्यान देना, जब एक आदमी किसी भी काम में असफल हो जाता है अपनी गलतियों की वजह से, तो वो अपनी हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ने के लिए इन शब्दों का उपयोग करता है कि मेरी किस्मत खराब है मैं इसलिए फेल हो गया, स्कूल कॉलेज टीचर खराब है मैं इसलिए फेल हो गया, मेरे मां बाप खराब है मैं इसलिए फेल हो गया, मेरा जीवन साथी, बच्चे, माहौल, भाग्य, किस्मत, टाइम खराब है मैं इसलिए फेल हो गया। बल्कि गलती उसकी खुद की होती है, मेरा ऐसा मानना है। एग्जाम्पल, ये एक बच्चा बैठा है या ये बच्ची बैठी है, मान लो इसने 12वीं क्लास का एग्जाम दिया और इसका रिजल्ट आया फेल। 70% घरों में ज्योतिषी को हाथ दिखाया जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ाया जाता है और 70% घरों में बोलते हैं किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, तकदीर खराब है, स्कूल खराब है, टीचर खराब है, सिलेबस खराब है। मेरी नजर में कुछ भी खराब नहीं है, इसकी खोपड़ी खराब है। इसने मेहनत नहीं करी। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से, ज्योतिषी को हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा। इसकी गाल के नीचे 2 लपाट मार के इसको किताब पकड़ा दो, मेरी गारंटी है अगली बार क्लास में कर जाएगी। लेकिन साहब, गाल के नीचे चपाट मारना यह विधि पुरानी हो गई। यह आज से 41 साल पहले चलती थी, आजकल नहीं चलती है। आजकल बच्चों के गाल के नीचे चपाट मारोगे तो वो आत्महत्या कर लेंगे। अगर कोई टीचर चपाट मार दे तो बच्चे, टीचर को कैद हो जाती है, नौकरी चली जाती है, क्योंकि चपाट मारने वाली विधि पुरानी हो गई, नस्ल कमजोर हो गई, सहनशीलता कम हो गई। तो आज के तारीख में भैया मोटिवेट करो, पॉजिटिव किस्से कहानी सुनाओ, पॉजिटिव किताबें दिलाओ, पॉजिटिव माहौल में लेके जाओ, शायद किताब पकड़ ले तो टॉप कर देगी। ज्योतिषी को हाथ दिखाने से और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पे भोंपू बजाने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से बहुत कुछ हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है, आपकी चाहे कितनी भी किस्मत खराब हो, बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत करो, मेरी गारंटी है आपकी किस्मत बदल जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है, आपकी चाहे कितनी भी किस्मत अच्छी हो, आप गलत संस्कारों के साथ मेहनत मत करो, मेरी गारंटी है आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है, परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान जब अपने को सुबह उठाता है तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाता है। परमात्मा सबको बराबर देता है, कोई पक्षपात नहीं करता है। अब परमात्मा ने हमें सुबह उठाया, सबको बराबर एनर्जी, ऊर्जा, ताकत दी। अब दिन भर में वो एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हमें खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर जीरो करके सोता है, जब तक मीटर जीरो नहीं होता तब तक नींद नहीं आती। अब वो दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हम कहां खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, किन की संगत में खर्च करते हैं, किन विचारों के साथ खर्च करते हैं, इस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है साहब। मैं पिछले 21 सालों से प्रयास करता हूं कि मेरे शरीर की ऊर्जा
मैं गलत कामों में बर्बाद नहीं करूं। मैं हर महीने 1 तारीख को टारगेट लेके घर से निकलता हूं, लास्ट तारीख 12 बजे तक रेस लगाता हूं और टारगेट के पीछे रेस लगाता हूं। गलत कामों में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। गलत काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई करना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, दिन में सोना, फालतू किसी से नाराज होकर बैठना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना। मैं इन गंदे कामों में 21 सालों से टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, बचता हूं। और मेरी इस आदत के कारण आज मैं 10 लाख रुपए महीने का इंसान हूं। मैं इतने लोगों के सामने बता रहा हूं, आने वाले टाइम में मैं करोड़ों रुपए महीने का इंसान हूं। मेरी शादी हो गई, मुझे दूसरी करनी नहीं है। मैंने आते ही बोल दिया कि इंसानियत के नाते हम आपके भाई लगते हैं। मैं दूसरों के घरों में ताका झाकी नहीं करता हूं। पिछले 21 सालों में मैंने किसी को नहीं बोला भाभी जी नमस्ते। मैं दीदी बोल के सामने वाले के किचन में घुस जाता हूं। हेलो, दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट में करता नहीं हूं। मोबाइल तो मेरे पास 2 है, दोनों की कीमत 3 लाख है, लेकिन मुझे इसमें 2-4 बटन दबाने आते हैं। इनका ऑपरेशन करना नहीं आता। गली के टपोरी को इनका ऑपरेशन करना आता है। 3000 जो नहीं कमाता ना, वो पूरे दिन इसमें घुसा रहता है। क्या निकलेगा इससे? कल आपने मोबाइल में 4 घंटे बर्बाद किए, निकला क्या? प्राप्त क्या हुआ? मैं इन गंदे कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। मैंने 20.5 साल पहले एक मीटिंग में सुना था कि समय ही धन है। जो समय की कीमत को समझ गया वो सफल है, और जिसने समय बर्बाद किया, समय उसको बर्बाद कर देगा। और मेरी सारी बातें इसके इर्द गिर्द घूमेंगी। मेरी कुछ बातें आपको कड़वी लगेगी, माफी चाहता हूं। मैं बिहार में हूं तो मैं बोलूंगा पुड़िया मत खाओ, तो 70% को तो बुरा लगेगा। यस या नो? स्वाभाविक बात है। मेरी कुछ बातें आपको बुरी लगेगी, मैं पहले माफी मांग लेता हूं। मैं जाते टाइम माफी मांगूंगा। यस, ए लड़की, ए बहन, एक बात का जवाब देना। जो मांग के खाता है उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोल बेटू। भिखारी। जो मांग के खाता है उसको क्या बोलते हैं? बहन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जो मांग के खाता है? बस, एक तो वो गली का भिखारी होता है जो किसी से मांग लेता है, लेकिन कुछ भिखारी हमारे घरों के होते हैं। कोई पति से मांग रहा है, कोई पत्नी से मांग रहा है, कोई बच्चों से मांग रहा है, कोई मां बाप से मांग रहा है, कोई बीजेपी कांग्रेस से मांग रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से मांग रहा है। अब उनको क्या बोलेंगे? ये जितनी भी मेरी बहनें हैं, एक बात ध्यान से सुनना। बहन बोला है तो शायद बुरा नहीं मानोगी। एक बात बता बहन, तेरी उम्र 30 साल और पढ़ी लिखी आज की नारी मांग के खाती है। बहन, शर्म नहीं आती क्या? हेलो, अरे बहनों को तो क्या शर्म आएगी। मेरे कुछ भाई 30-30, 40-40 साल के, कोई बाप के टुकड़ों पे पलता है, कोई मां के टुकड़ों पे पलता है, कोई पत्नी के टुकड़ों पे पलता है, कोई पति के टुकड़ों पे पलता है, कई बीजेपी कांग्रेस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के दम पे पलता है। मेरी बात को अन्यथा मत लो तो मैं खुल के बोलूं। पक्का? मैं पहले माफी मांग रहा हूं, जाते टाइम फिर माफी मांग रहा हूं। ओके, ध्यान देना, ध्यान देना। बहन, एक बात का जवाब दो बहन। कोई गधा देखा है जो पति के टुकड़ों पे पलता हो? कोई कुत्ता देखा है जो मां बाप के टुकड़ों पे पलता हो? कोई सांप, मच्छर, मक्खी देखा है जो मंदिर मस्जिद या बीजेपी कांग्रेस के दम पे पलता हो? दुनिया में जितने जीव जंतु है ना, सब कमा के अपना खुद पेट भरते हैं। इकलौता इंसान है, इकलौता इंसान है जो कहीं ना कहीं फ्री में टट्टी घर चाहिए, फ्री में गैस चाहिए। हिंदुस्तान के 60% घरों में टट्टी घर सरकार को बना के देना पड़ा है। हम अपने अंगने मूतने की जगह नहीं बना सकते। मेरा भारत महान। हेलो, आज मेरी अगली 1.5 घंटे की बात ध्यान से सुनना। आरसीएम करो नहीं करो मैंने अभी नहीं बताया, अभी अगले 1 घंटे बताऊंगा। अभी
आरसीएम करो नहीं करो बहन, लेकिन कम से कम आज के बाद भिखारी नहीं बनना, आज के बाद मांग के नहीं खाना है। यस या नो? मैं 20.5 साल पहले पहली बार मीटिंग में गया था और मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा भिखारी था। मेरी उम्र उस टाइम 23 साल थी और भिखारी था, बाप के टुकड़ों पे पलता था। लेकिन पहली मीटिंग में मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि आज के बाद मांग के नहीं खाना, और सच में बहन उसके बाद मैंने कभी मांग के नहीं खाया। आज आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कम से कम आज के बाद अपना पेट भरना। एक छोटा सा किस्सा बताऊं। मेरा एक साला है, इंडिया टॉपर है। आज से 9 साल पहले वर्ल्ड का 6 नंबर का कॉलेज है वर्जीनिया कॉलेज, यूएसए में, वहां पे पढ़ने के लिए भेजा। जब कागज कार्रवाई हुई तो वहां का खर्चा बताया था 45 लाख 2 सालों का। 9 लाख कागज कार्रवाई में शुरुआत में खर्चा हो गया, 36 लाख 2 सालों में देना था। उम्र उसकी 24 साल थी 9 साल पहले। जैसे ही वो वहां पे लैंड किया, वहां के अधिकारियों ने कागज कार्रवाई करी, एक इंटरव्यू सा लिया और एक सवाल पूछा कि बच्चे ये 36 लाख कहां से आएंगे? तो जो इंडिया से बच्चा जाता है वो क्या बोलेगा? मेरे ससुर जी रेलवे में इंजीनियर थे, अभी अक्टूबर में रिटायरमेंट हुए। मेरे साले ने जवाब दिया कि मेरे पापा अधिकारी है, वो भेजेंगे। सामने अधिकारी ने पता है क्या बोला? अपनी भाषा में सामने अधिकारी ने बोला, तुम इंडियन लोग अपने मां बाप का खून चूसना कब छोड़ोगे? मेरी साले की उम्र 24 साल थी। दुनिया में जितने विकसित देश है ना, वहां पे 18 साल के बाद बच्चे मां बाप से पैसा नहीं लेते, और बुढ़ापे में मां बाप बच्चों से पैसा नहीं लेते, अपना पेट खुद भरते हैं। अपने इंडिया में मां बाप से कब तक मांगते हैं पता? जब तक साला मां बाप मर नहीं जाते तब तक। हेलो, यस या नो? यहां पे 30 साल के जवान, घरवाली के पेट में बच्चा है, बाहर निकालने के लिए डॉक्टर मांग रहा है 20,000। या तो सरकार से मांगेंगे या बापू से मांगेंगे। साला बच्चा अपना, हेल्प चाहिए बापू की, क्यों? और इनकम नहीं है। साहब मेरी अगली 1.5 घंटे के बाद ध्यान से सुनना। बहन एक बात सोच के देख बहन, तेरे पास जो पर्स है इसमें पैसा तेरी मेहनत का हो, तेरा एटीएम हो, तेरी चेकबुक हो, तेरे नाम का कार हो, तेरे नाम का घर हो। बहन साला जीने का मजा ही अलग होता है, खर्च करने का मजा ही अलग है। यस, आज मेरी बात ध्यान से सुनना है और आज के बाद भिखारी नहीं बनना है। यस, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम जय नारायण हुआ। मैं राजस्थान में श्री गंगार से बिलोंग करता हूं। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं। आपके आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से हमारे खेती अच्छी होती है। मेरे पिताजी के लगभग 250 एकड़ जमीन है। हमारे खेत में करोड़ों की फसल होती है। बचपन में कभी पैसे की कमी हमने देखी नहीं है। हमने स्टूडेंट लाइफ में अगर 5,000 मांगा तो मेरे माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती 10,000 दिया। मेरे से आज तक कभी हिसाब नहीं मांगा। साहब मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं आरसीएम नहीं करता तो भी मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल जाती भाई। यस, आज से 21 साल पहले, 21.5 साल पहले मेरी शादी हुई। हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूं। जब मेरी शादी हुई मैं पढ़ाई में बीएससी एलएलबी था, बताने को एडवोकेट वकील की डिग्री मेरे पास थी। मैं पढ़ाई के टाइम में जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं। मेरे बहुत से स्टूडेंट नेशनल प्लेयर रहे हैं। मेरी घरवाली का नाम मंजू है। मैं बीएससी एलएलबी हूं। मेरी घरवाली पढ़ाई में बीए एलएलबी एमए बीएड है। अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है, खाली नहीं रहती। आज से 21 साल पहले हमारी शादी हुई। शादी के बाद दोनों श्री गंगार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करने लगे। नौकरी के लिए हमने एग्जाम दिया नहीं, जरूरत नहीं लगी, और एग्जाम दे देता तो मेरा नंबर आने वाला नहीं था। मैं पढ़ाई में बीच में बैठने वाला स्टूडेंट था, होशियार नहीं था। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, 15 मिनट बाद मेरे को नहीं पता चलता मैंने क्या लिखा। तो मैं पढ़ाई में कोई ज्यादा होशियार नहीं था, थोड़ा शरारती था, जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर था, हालांकि साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। 21 साल पहले मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग श्री गंगार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते थे। उसी दौरान ये आरसीएम सिस्टम मिला।
आरसीएम जब पहली बार बताया जाता है तो 90% लोगों के समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि इसमें छोटी मोटी 4 कमियां हैं। पहली कमी, यह बिजनेस चलकर अपने घर पे आ जाता है और घर पे आई हुई चीज की कोई कदर नहीं करता है। दूसरा, यह बिजनेस अपना कोई भाई बंधु रिश्तेदार लेके आता है। एग्जाम्पल, यह सूरज नाम का लड़का है 19 साल का, इसने आरसीएम ज्वाइन किया और कल यह टाई लटका के आपके पास आ गया। आप इसको अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा स्टूडेंट मानते हो क्या? इसको बिजनेसमैन मानते हो क्या? जैसे ही आएगा ना, आप इसकी औकात देखोगे और दिमाग में पता है क्या आएगा? यार ये 12वीं में पढ़ने वाला लड़का मेरे को क्या बताएगा, मैं 40 साल का अधिकारी। यानी इसकी औकात देख रहे हो। यह बिजनेस लेके मुकेश अंबानी अपने घर पे आ जाए, समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्यों? उसकी औकात बड़ी है। तीसरी कमी, इस बिजनेस को ज्वाइन करने में पैसा लगता है 0। लोगों के समझ में नहीं आता है। लोग बिजनेस किसको मानते हैं? जिसमें जीवन भर की पूंजी फंसा दो। होटल खोल दो, ढाबा खोल दो, स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, पेट्रोल पंप खोल दो, कोई फैक्ट्री लगा दो, जीवन भर की पूंजी फंसा दो। इनकम आए नहीं आए, धूप बत्ती करके 12 घंटे बैठो, चाहे घाटे में ही चले। लोग उसको मानते हैं बिजनेस। आरसी में पैसा कितना लगता है, इसलिए लोग इसको बिजनेस नहीं मानते। जुड़ने के बाद भी सीरियस नहीं होते। क्यों? क्योंकि फंसा कुछ नहीं है ना। ब्याज तो लग ही नहीं रहा, दुकान का किराया तो लग ही नहीं रहा। चौथी कमी, इस बिजनेस में शुरुआत में इनकम आती है 0। नवल भाई, पहले महीने कितनी इनकम आई थी? 500। 500 की तो आम आदमी पुड़िया खा जाता है भैया। यस या नो? मेरी 3 महीने तक इनकम 0 आई थी। शुरुआत में ऐसा ही होता है सबके साथ। तो मैंने इस सिस्टम में शामिल तो हो गया। पता है शामिल क्यों हो गया? क्योंकि मेरी नजर इन 4 कमियों पे नहीं पड़ी। मैंने इस सिस्टम का प्लान देखा, इस सिस्टम का विजन देखा, इस सिस्टम का भविष्य देखा और इस सिस्टम में शामिल हुआ। लोगों को बताते हैं ना, तो लोग ये 4 कमियां ढूंढते हैं। कई लोग और आगे पहुंच जाते हैं। कईयों को बताते हैं ना, तो कई लोग ऐसे उठा के ऐसे देखते हैं, ये क्यों लिखा? क्योंकि उनके घर पे चला के गए हो ना। हेलो, लोग ऐसे देखते हैं। मैंने ऐसे नहीं देखा था। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम ये होता ही नहीं था, सिर्फ प्लान ही होता था और कुछ था ही नहीं आरसीएम में। सिर्फ विजन होता था कि आने वाले टाइम में आरसीएम क्या देगा। 20 साल पहले हमने विजन देखा था कि आने वाले टाइम में जमुई में लोग मेरे को 150 रुपए टिकट देके सुनेंगे। 20 साल पहले ही चीज देखा था। हेलो, आरसीएम उन्हीं को समझ में आएगा जो 5, 10, 20 साल का पहले का आज देख लेंगे, 5, 20 साल बाद का आज देख लेंगे, जो आरसीएम का ढंग से सिस्टम देखेंगे, जो आरसीएम का प्लान देखेंगे, जो आरसीएम का विजन देखेंगे, उनको ही समझ में आएगा। हमें आरसीएम का प्लान देखा, शामिल हो गए। 3 महीने तक इनकम 0 और घर का माहौल टाइट हो गया। माँ बाप भाई बहन समझाते थे, कौन सा धंधा कर लिया, नौकरी कर लो, दुकान कर लो, खेती कर लो, फैक्ट्री लगा लो, वकालत कर लो, कुछ नहीं तो घर में पड़े रहो। ये गांव का मेंबर बनाते घूम रहे हो, कंपनियां आती है भाग जाती है, बदनामी हो जाएगी। हम ऐसे समझाते थे। घर का माहौल और टाइट हो गया तो मैंने अपलाइन को पूछा, मैंने कहा घर पे तो रोटियां नहीं मिल रही है, क्या करें? तो अपलाइन ने कहा एक मीटिंग है, उसमें घरवाली को लाओ। मैं घरवाली को उठा के मीटिंग में ले गया। उस मीटिंग से फायदा यह हुआ कि मेरे को टाइम पे रोटियां मिलने लग गई। जितने भी लोग आज फैमिली सहित आए हैं, हमारी गारंटी है आज से रोटियां आपको टाइम पे मिलेगी भैया। यस, धीरे धीरे और आगे बढ़े। चौथे महीने इनकम आई 885 रुपए। 885 का चेक आया, हम बड़े खुश थे। उस टाइम डाकिया चेक लेके आता था। जैसे डाक खोल ली, हम डांस कर रहे थे। घरवाली अंदर से डायरी लेके आई, बोले पागल हो गए, ये देखो। मैंने कहा ये क्या है? बोले पेट्रोल जला दिया 4000 का, इनकम 885। पागल नहीं हो तो और क्या है? हेलो, तो समझाया बुझाया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। घर का माहौल थोड़ा टाइट रहा, मेहनत करी, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, इन बहनों का आशीर्वाद रहा। धीरे धीरे चला, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं।
2 साल बाद मेरी रॉयल्टी आ गई। मेरी रॉयल्टी की इनकम आई 22,478। महीना था अगस्त 2004। जब मेरी रॉयल्टी आई उस दिन मैं घर पे नहीं था, डाकिया चेक लेके आया था और वो डाक किस्मत से मेरी घरवाली ने खोली। अंदर 22,478 का चेक। घरवाली खुश। मैं शाम को आया तो उस दिन 2 सब्जियां बनी हुई थी और घरवाली अपने आप ही हंस रही थी। मेरे को बोलती है पता है आरसी में इनकम कितनी है? उस टाइम ये फोन होते नहीं थे। मैंने कहा कितनी है? बोले 22,000। देखो मजा आ गया, ये तो बढ़िया है, मैं भी करूंगी। तो मैंने कहा भगवान मैं 2 साल से पीछे पड़ा हूं, तब समझ में नहीं आया। बोले नहीं इसमें तो इनकम बढ़िया आती है, मैं भी करूंगी। तो अगस्त 2004 में मेरी घरवाली ने भी करना शुरू कर दिया। मेरी रॉयल्टी आने में 2 साल लगे, मेरी घरवाली की रॉयल्टी पहले महीने आ गई थी। मैसेज क्या है? मैसेज क्या है? अकेले काम करोगे लेट कामयाबी मिलेगी, फैमिली सहित काम करोगे जल्दी कामयाबी मिलेगी। यस। अब जब घरवाली ने काम करना शुरू किया उस टाइम चैलेंज ज्यादा थे। हमारे राजस्थान में क्या पर्दा प्रथा होती है? 20 साल हम गांव के जाट आदमी हैं, किसान हैं, वहां पे महिलाएं थोड़ी बार कम निकलती थी। मेरी मां की उम्र 76 साल है, ये 20 साल का लड़का जाएगा तो भी अभी भी घूंघट निकाल लेगी। तो मेरी घरवाली ने काम करना शुरू किया। मेरी घरवाली पहली मीटिंग में गई, उस टाइम 500 लोग थे, लेडीज के नाम पे मेरी घरवाली एक ही थी। तो सब लोग ऐसे मेरी घरवाली को देख रहे थे। हेलो, बीसी छाबड़ा साहब की मीटिंग थी। बीसी छाबड़ा ने उस मीटिंग में बोला कि आरसीएम में कामयाब होना है तो आरसीएम का कपड़ा पहनना पड़ेगा। मेरी घरवाली शाम को आके बोलती है मैं तो नहीं कर सकती। मैंने कहा क्या हुआ? बोले एक तो सब लोग मेरे को देख रहे थे और कोई लेडीज थी नहीं, 500 के बीच में मैं इकलौती लेडीज। दूसरा, आपके गुरुजी ने बोला है कपड़ा आरसीएम पहनना पड़ेगा। अब आरसी में तो लेडीज कपड़ा आता ही नहीं है तो मैं क्या पहनूं? हमने 1-2 घंटे मंथन किया। मैं थोड़ा शरारती हूं। मैंने उसको 1-2 घंटे बाद बोला, मैंने कहा अंदर से कैंची ला। वो अंदर से कैंची लेके आई। उसके इतने इतने लंबे बाल थे, मैंने उसके बाल काट दिए। अब वो बोलती है ये क्या पे पागल हो क्या? मैंने कहा हाँ। बोले ये क्या किया? मैंने कहा ठीक किया। बोले कैसे? मैंने कहा तू एक काम कर, कल चलते टेलर के पास, तू पैंट शर्ट टाई कोट पैंट टाई लगा ले। इससे 2 फायदा होगा, इससे 2 फायदा होगा। उसने कहा क्या? मैंने कहा एक तो तू मीटिंग में कोट पैंट टाई पहन के जाएगी तो 70% को तो पता ही नहीं चलेगा लेडीज एंड जेंट्स है। एक तो मामला ताड़ना बंद हो जाएगा। हेलो, नंबर 2, ये कपड़े वाला लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। अब साड़ी में आरसी में कहां से लाऊं? वो तो आती आती आएगी। तो उसके 2-3 पैंट को टाई लगवा दी और उसको भी शुरू कर दिया। उसको कार बाइक सिखा दिया, ये जो भी छोटी मोटी चीजें। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़े। धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। मेरे नाम से जो इनकम आती है वो 4 से 8 लाख के बीच में आती है। मेरी घरवाली इस बिजनेस में रूबी लेवल पे है, उसकी इनकम 2-2.5 से 5 लाख के बीच में आती है। दोनों की इनकम 12 करोड़ से ज्यादा। दोनों की इनकम लगभग राउंड फिगर में 10 लाख महीने की। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहते हैं। आज मेरे घर में आरसीएम की इनकम से 7 गाड़ियां वर्तमान में चल रही है। आज मेरे घर में 7 कारें हैं जो चल रही है इस टाइम। खरीद के बेच दी वो अलग है। और इस बिजनेस की वजह से, इस सिस्टम की वजह से मैं स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया हूं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मेरे बीवी बच्चे 5, 10, 20, 50 बार नहीं गए हो साल में। ज्यादा नहीं तो 2 महीने तो हमें घूमने को मिल ही जाता है साहब। मैं तो रोज ही घूमता हूं। शुरुआत में जब घूमते थे, फ्लाइट में चढ़ते थे या ट्रेन में चढ़ते थे तो ऐसे देखते थे कौन सा शहर आ गया। अभी देखते नहीं है, चढ़ते नींद आ जाती है क्योंकि बहुत देख लिया। यस, तो ये सारी चीजें खूब मिली है। आपने जो फूल फल बरसाए, जो गुलदस्ता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ऐसा रोज ही मिलता है साहब। हेलो, ज्यादा नहीं तो मेरे वेलकम पे 200-400 रुपए खर्च कर दिया ना। 200 रुपए भी पकड़ लो, आज यहां है कल कहीं और है। 200 रुपए रोज मेरे वेलकम पे खर्च होता है तो महीने का कितना हो गया? 6,000। महीने का 6,000 तो साल में कितना हो गया? 72,000। साल में 72,000 तो पिछले 20 सालों में कितना हो गया? लगभग 15 लाख की तो मैं मालाएं पहन गया। 15 लाख की मैं मालाएं पहन गया साहब। आम आदमी को जिंदगी में एक माला मिलती है जिसको बोलते हैं वरमाला, और चुटकुले आते हैं उसके बाद कभी हंसता नहीं है, लास्ट बार ही हंसता है। मैं 15 लाख की पहन गया फिर भी हंस रहा हूं।
जब ये मेडल पहनाए जाते हैं, ट्रॉफी दी जाती है तो खुशी मिलती है ना। मुझे अब तक शायद 200-300 से ज्यादा ट्रॉफियां मिल गई साहब। हेलो हेलो, आज के तारीख में जाते हैं ना तो कहीं कोई सम्मान चिन्ह दे देता है, कहीं कोई पगड़ी दे देता है। आज के तारीख में तो लगाता ही नहीं हूं, मैं वही छोड़ आता हूं कि तुम तुम्हारे कमरे में लगा लो भाई। हेलो, शुरुआत में जब माला पहनाई जाती है, ट्रॉफी मिलती है, तो अपने डीपी स्टेटस में लगाते हैं नहीं लगाते हैं? वो मेरे साथ आज से 15 साल पहले था। हेलो, जो भी आप उम्मीद करते हो वो मुझे ट्रक भर भर के मिला है आज से में साहब। यस, और ये मैंने जितने फायदे बताए कि मेरे घर में 12 करोड़ आए, मालाएं मिले, फूल मिले, कार मिला, गाड़ी घोड़ा मिला, वगैरह 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 वगैरह। यस, ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है। मैं ये चीज बताने के लिए आया नहीं। यहां पे कोई वाइटल अचीवर है ना तो उसकी 1000, 2000, 5000 इनकम आ रही है, उसकी स्टेटमेंट देख लेना। यहां पे कोई रॉयल्टी अचीवर है ना तो उसकी 20, 30, 50 हजार इनकम आ रही है, उसका टर्नओवर और उसकी इनकम देख लेना। यहां पे कोई टेक्निकल अचीवर है ना तो उसकी 1 लाख, 2 लाख, 50 हजार, 70 हजार इनकम आ रही है, उसकी स्टेटमेंट और उसकी इनकम देख लेना साहब। आज मेरा महीने का जो टर्नओवर जाता है वो पीवी की भाषा में जाता है 5 से 9 करोड़। 5 से 9 करोड़ पीवी। अगर दुकान की सेलिंग प्राइस की बताऊं तो मेरा महीने का टर्नओवर जाता है 10 से 20 करोड़। यानी साल के अंदर लगभग 150 से 200 करोड़ का धंधा करता हूं। एक साल के अंदर जो मेरा टर्नओवर जाता है वो 150 से 200 करोड़ जाता है साहब। ना मेरी दुकान है, ना मेरी फैक्ट्री है, ना मेरा इन्वेस्टमेंट है, ना मैं कोई हिसाब किताब रखता हूं। मेरी तो चलती फिरती दुकान है, आधी निकाल के रख दी, आधी है, और जाते टाइम में लेके जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये चलती फिरती दुकान, ये चलती फिरती दुकान साल के अंदर 150 से 200 करोड़ का धंधा करती है साहब। मार्केट में 150 से 200 करोड़ का धंधा करना हो कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, कितनी टेंशन, कितनी जिम्मेदारी। नियम बदल जाए, अफसर बदल जाए, चोरी हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, दुनिया भर की तबाही होगी नहीं होगी। यहां पे अपना कुछ है ही नहीं। हेलो, खाली इनकम है भैया, और अच्छी अच्छी बातें करता हूं, थोड़ी सुधार कर लिया। आम आदमी ताका जाकी करता है, मैं पहले ही बहन बोल दिया। हेलो, पिछले 21 सालों में मैंने किसी को भाभी जी नहीं बोला। हेलो, ये छोटी छोटी आदतें सुधार कर लिया, छोटी छोटी आदतें साहब। फालतू का शर्म संकोच मेरे को आता नहीं है। और ये जितनी चीजें बताई है ना मैंने, ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है। आपको भी मिलेगा। जिस दिन आपका 10 करोड़ का टर्नओवर होगा ना, आपको भी ये चीजें मिलेगी साहब।